नमस्कार साथियों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर अपने चैनल सारा लर्निंग पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम लोग जूनियर सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और साथ में ही हम लोग सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रीवियस ईयर पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों या प्रीवियस ईयर पेपर के संपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा आप लोगों के सामने करेंगे, जिससे हमें ये जानने में आसानी होगी कि सीटेट आखिर हमसे चाहता क्या है या अब तक उसने ऐसे कैसे प्रश्न पूछे हैं जो जिससे हम लोग ये जान सकें कि हम लोगों को अपनी तैयारी का आधार किस तरह रखना है। समय बहुत सीमित है, पेपर हो सकता है 5 जुलाई को ही हो जाए, इसलिए तैयारी बनाए रखिए। आइए शुरू करते हैं। आज जूनियर सीटेट के 2018 दिसंबर के पेपर को हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो सीटेट 2018 का ये पेपर है आपके सामने। इसका पहला प्रश्न था, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन था विकर्णीय विकास के सिद्धांत को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, और ऑप्शन 4 था सोपानीय विकास के सिद्धांत को। हम लोग चर्चा करें अगर इस प्रश्न की, तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले सीटेट में हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर के केंद्रीय भाग से मतलब है एक सेंटर, परिधियों, ये परिधि हो गई, या अग्रांगों या आगे के अंगों की ओर का जो विकास है वो क्या दर्शाता है। हमसे उसने सिद्धांत पूछा है कि इसमें कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो इस क्वेश्चन को पूरा करेगा। तो हम यहाँ पर जान लेते हैं विकर्णीय विकास के सिद्धांत और विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सिद्धांत जो हैं वो तरल एवं ठोस बुद्धि के सिद्धांत हैं, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। बात करें अगर हम लोग चौथे ऑप्शन की, तो इसमें लिखा है सोपानीय विकास के सिद्धांत को। सोपान का मतलब होता है पार्ट, ये पार्ट का जो विकास होता है वो सोपानीय विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हमारा क्वेश्चन बात कर रहा है कि केंद्र से आगे की तरफ, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी गलत हो गया। बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा, बचा ऑप्शन यही है, तो सही भी यही होगा। और सही क्यों होगा, क्योंकि इसमें लिखा गया है मध्य से बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ये हमारा मध्य है और यहाँ से बाहर के विकास को जो दिखाएगा वही सिद्धांत इस क्वेश्चन को फॉलो करेगा। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हुआ, मध्य विकास के सिद्धांत को। बात करें आज के दूसरे प्रश्न की, तो दूसरे प्रश्न में स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। बहुत सही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप सभी लोगों को पता है कि सही उत्तर क्या होगा, फिर भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। स्कूल की दिनचर्या जरूर ये भी होती है, गतिविधि ये भी होती है, पर प्रमुख स्थान नहीं हम कह सकते हैं। सामाजिकरण में ये अपना रोल रखती है, दिनचर्या भी इम्पोर्टेंट है, गतिविधि भी इम्पोर्टेंट है, इवन शिक्षक भी इम्पोर्टेंट है, पर प्रमुख स्थान नहीं। सीटेट हमसे ऐसे उत्तरों की मांग करता है जो कि चारों ऑप्शनों में सबसे ज़्यादा सही हो। तो सबसे ज़्यादा सही उत्तर क्या होगा, सबसे ज़्यादा सही उत्तर होगा कि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। क्यों, क्योंकि बच्चों का ही तो सामाजिकरण होना है, इसलिए स्कूल में प्रमुख स्थान किसका है सामाजिकरण में, स्कूली बच्चों का। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। यहाँ पे बात क्वेश्चन क्या कर रहा है, मान लीजिए आप शिक्षक बनते हैं आगे, तो आप मान लीजिए आप सरकारी टीचर नहीं बने, अभी अभी सरकारी टीचरों के लिए कोई ड्रेस तो अलाउ किया नहीं गया है कि प्रॉपर उन्हें इसी कलर का ड्रेस पहनना है, या मतलब जैसे आप लोग ड्रेस स्कूल में पहनते थे ऐसा कोई ड्रेस तो पहनना नहीं है। मान लीजिए आप
अभी आप लोग देख रहे होंगे जैसे महिंद्रा का ड्रेस हो गया, महिंद्रा का ड्रेस हम लोग कैसे देखते हैं, वाइट ब्लू टाई ये हो गई। मान लीजिए आप महिंद्रा ज्वाइन करते हैं, महिंद्रा इंस्टीट्यूट के आप टीचर बन गए, आप वहाँ के लोगों की तरह पोशाक पहनते हैं, कपड़े पहनने लगे। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का। सही है भाई, आप समूह की पहचान कर रहे होंगे, सही है, पर ये हम नहीं कहेंगे कि ऑप्शन ये सही है। समूह आज्ञाकारिता का गलत बात, आज्ञा जैसा कुछ नहीं है। समूह निर्देश अनुपालन का हो सकता है कि समूह निर्देश अनुपालन हो सकता है। समूह की अनुरूपता का, अब अनुरूपता जैसे ही आ गया तो वहाँ अनुरूपता का मतलब है समूह जैसा दिखना, अनुरूप का मतलब होता है उसके जैसा। तो यहाँ पे आप निर्देश का भी पालन करेंगे और पहचान भी करेंगे, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, समूह की अनुरूपता का, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सही है वो क्या है, समूह की अनुरूपता का आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त की जाती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पियाजे इम्पॉर्टेंट हैं, सीटेट टेट सब के लिए, बेसिकली जूनियर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो पियाजे को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। वस्तु अस्थायित्व की बात पियाजे ने विकास के किस चरण में की है, तो हम यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि पियाजे ने जो विकास का चरण दिया है वो 4 चरण दिए हैं। ये चारों चरण आपके सामने लिखे हुए हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक या परिचालन अवस्था, औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था या परिचालन अवस्था। ये चारों चरण, ये चारों विकास के, यही 4 विकास के चरण पियाजे ने बताए हैं, जिसमें उन्होंने बच्चों के अलग अलग किस तरह से बच्चों में किस चीज़ का विकास होता है उसकी बात की है। तो संवेदी गामक में पियाजे ने बताया कि बच्चा इस एज में अनुकरण द्वारा सीखता है और वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब है कि वस्तु उसके जब तक सामने रहेगी तब तक वो वस्तु को याद रखेगा, वस्तु उसके सामने से जब हटा दी जाएगी तो वो वस्तु के बारे में भूल जाएगा। जैसे अभी आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो अभी 2 साल नहीं कंप्लीट किया हुआ है, 20 से 24 माह के बीच में अगर वो बच्चा है या इससे थोड़ा सा कम मंथ का है, तो उसके सामने जब तक कोई वस्तु आप रखेंगे, मान लीजिए उसके सामने आप चॉकलेट रखते हैं, उसको चॉकलेट दिखाते हैं, तब तक ही उसे चॉकलेट याद रहेगी। इवन उसके बाद आप जब चॉकलेट उसके सामने से हटा देंगे तो वो उस चॉकलेट को भूल जाएगा। वस्तु अस्थायित्व का गुण किस चरण में आता है, संवेदी गामक अवस्था में। तो इसका सही उत्तर क्या है, संवेदी गामक अवस्था। इसकी एज क्या होती है, 0 से 2 वर्ष। इसको पियाजे ने इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम और ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो आप लोग एक बात जान लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जहां भी आपको मिलेंगे, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम जहां आएंगे और ऑप्शन में अगर बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम आपको दिख रहा है तो आपका आंसर हमेशा क्या सही होगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में कितने महीने, डैश आगे लिखा है तो उसका मतलब है कितने महीने की आयु के बच्चे, अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन है 12 से 18, ऑप्शन 2 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36। ये मंथ 12 से 18 माह, 18 से 24 माह, 24 से 30 माह, 30 से 36 माह। अब आप लोग ऑब्जर्व करिएगा इस क्वेश्चन को, जिसने भी ये क्वेश्चन दिया वो ऑब्जर्व करके, जिस मनोवैज्ञानिक ने इस क्वेश्चन की अवधारणा दी उसने ही ऑब्जर्व किया होगा। आप लोग भी ऑब्जर्व कीजिएगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे कि वो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्यों के रूप में कब बोलना शुरू करते हैं। इसका सही जवाब है 18 से 24 माह।
अर्थात 0 से 2 साल के बीच में ही बच्चे बोलना छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलने लगते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट की दृष्टि से, एक क्वेश्चन आपका तय मान के चलिए। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टरमैन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि बुद्धि लब्धि से एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। तो हम यहाँ पर आपको बुद्धि लब्धि से जो जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर कर देते हैं। बिने महोदय क्या थे? बिने बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है कि बुद्धि क्या है, तो बुद्धि का कॉन्सेप्ट जो दिया वो किसने दिया? बिने ने। इसलिए बुद्धि लब्धि इन्होंने नहीं दी। सिंपल सी बात है, इन्होंने बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया। और बुद्धि का सर्वप्रथम परीक्षण भी किसने किया? बिने ने किया। बिने और साइमन 2 लोग थे 1905 में। टरमैन की बात करें तो टरमैन ने बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, बाकी हमको इतना हम मान के चल रहे हैं कि आप सभी लोगों ने कॉन्सेप्ट, आप सभी लोगों का क्लियर है, आप सभी लोगों को उत्तर आ रहा है, आप सभी लोग सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। पर जिनको भी थोड़ी सी दिक्कत होगी वो नोट डाउन जरूर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? टरमैन भी गलत हो गए, तो सही कौन हुआ? स्टर्न। गैल्टन बुद्धि से नहीं अभी तक मिल रहे हैं। तो सूत्र क्या था बुद्धि लब्धि का, ये भी यहीं पर देख लेते हैं। मानसिक आयु मेंटल एबिलिटी अपान शारीरिक आयु मल्टीप्लाई बाई 100, यही है आईक्यू का फार्मूला। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी आ सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार क्वेश्चन। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, विविध सोच। अब देखिए, सृजनात्मक का जो मतलब होता है, सीधा सीधा बात समझिए, जो किसी एक पॉइंट पे विभिन्न तरीकों से सोच सके, जो किसी एक पॉइंट को विभिन्न तरीकों से सोच सके, वही सृजनात्मक बालक होता है और उसी चीज को सृजनात्मकता कही जाती है। साफ साफ स्पष्ट है, आप सभी लोग आंसर जान रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होगा? विविध सोच। विविध का मतलब होता है विभिन्न प्रकार से जो सोच सके, मिसलेनियस थिंकिंग। द्रव बौद्धिकता और रवादार बौद्धिकता ये जो है ये बुद्धि से रिलेट है, तरल एवं ठोस बुद्धि से। अभी हमने शायद फर्स्ट क्वेश्चन में इसको आप लोगों को बता दिया था, जो कि अभी गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन में तरल और ठोस बुद्धि में द्रव बौद्धिकता और रवादार बौद्धिकता आती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विविध सोच। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भाषा के स्वीकृत ध्वनि, कोई भाषा है उसकी जो स्वीकृत ध्वनि का संयोजन है वो किस नियम के अंतर्गत बताया जाता है? तो ध्वनि संयोजन का जो नियम होगा वो किस में बताया जाएगा? ध्वनि संबंधी नियम में ही बताया जाएगा ना, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस यूज करिए। ध्वनि संयोजन भाषा का, कोई भी भाषा होगी उसकी जो स्वीकृत ध्वनि संयोजन होगी उसका नियम कहाँ होगा? ध्वनि संबंधी नियम में होगा। व्याकरण में ध्वनि का तो नियम होता नहीं है। व्याकरण में लिखने की जो शैली है वो शुद्ध कैसे लिखा जाएगा व्याकरणिक दृष्टि से, उस भाषा को ये व्याकरणिक में बताया जाता है। विभक्ति विषयक का कोई यूज नहीं, वाक्यात्मक का यूज ध्वनि से नहीं लिया जा सकता है, चूंकि ध्वनि संबंधी नियम अगर हैं तो ही ध्वनि संयोजन होंगे ना, ध्वनि संबंधी नियम पे ही ध्वनि संयोजन होंगे, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्वनि संबंधी। बात करें अगले प्रश्न की, तो जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तब ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए आप कोई थिंकिंग कर रहे हैं और आपकी थिंकिंग की प्रक्रिया किसी लैंग्वेज द्वारा प्रभावित हो रही है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? इसी स्थिति को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? भाषा निर्धारित करेगी। संस्कृति प्रभावित करेगी? नहीं, संस्कृति
आपके सोचने की प्रक्रिया में भाषा संस्कृति आपकी थोड़ी ना प्रभावित करेगी। आपका संज्ञानात्मक पक्ष तो प्रभावित नहीं करेगी, संज्ञानात्मक पक्ष बिल्कुल नहीं प्रभावित करेगी। सामाजिक भाषाई उद्धित ये कर सकती है, बट अगर भाषा निर्धारित है तो उसमें भाषा निर्धारित ही सही उत्तर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर, मतलब वो पहले से उसका अनुभव रहा है किसी उपकरण में खराबी का। अब करता क्या है वो, अब यहाँ पे एक वर्ड ही है जो इस संपूर्ण प्रश्न का उत्तर दे देगा बिना कुछ समझे। वर्ड आ रहा है परिकल्पना। वर्ड ध्यान से देखिएगा, परिकल्पना। और परिकल्पना जो होती है, परिकल्पना क्या होती है, किसी कार्य को करने से पहले हम कुछ कल्पना करते हैं, तो वो कल्पना जो हम करेंगे वो किसी अनुमान पे ही करेंगे ना। हम जैसे हम कोई गैस करेंगे कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, फिर हम कार्य करेंगे। अगर वो कार्य हमारा संपूर्ण हो जाता है, अगर हमारी कल्पना सत्य हो जाती है, तो वो परिकल्पना हो गई। तो अगर परिकल्पना हो रही है तो बहुत सिंपल बात है कि उसमें अनुमानी विधि का ही प्रयोग किया जाएगा। यदि परिकल्पना का परीक्षण होगा तो अनुमानी विधि का ही प्रयोग होगा, क्योंकि परिकल्पना ही अनुमान है। जब आप परिकल्पना करते हैं तो सिर्फ अनुमान करते हैं, तो इसलिए उसमें अनुमानी विधि सही उत्तर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे दिव्या अक्सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। अब यहाँ बात समझिएगा, एक लाइन में आपने प्रश्न देखा, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही प्रश्न में आपको दिखा छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, छोटे छोटे हिस्से जैसे दिखे, जैसे एक बड़ा सा कार्य हो गया ये, इसको छोटे छोटे पार्ट में आप बांट लो, सिंपल बात। जैसे ही छोटे छोटे हिस्सों में बटा, तुरंत इसमें सही क्या हुआ, आप एनालिसिस करना शुरू कर दिए। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें तुरंत सही हो जाएगा। आपने एनालिसिस की हिंदी समझी, विश्लेषण। विश्लेषण जहां आपको दिखा आपने तुरंत टिक किया। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, कुछ नहीं देखना है, जहां आपको छोटे छोटे हिस्से दिखे वहां विश्लेषण होगा। 100% श्योर, हमेशा विश्लेषण ही होगा जहां बड़े चीज़ों को छोटे छोटे पार्टों में किया जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, जो हमारी या हमारे समाज की प्रैक्टिकल थिंकिंग को दिखाते हैं, और उसका ही हमें उत्तर देना होता है अपने प्रश्न पत्र और OMR सीट। ऑप्शन पढ़ते हैं, लैंगिक एक अंतर्निहित अवतरण है। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। अब इसकी बात करते हैं। लैंगिकता जो है, पुरुष और महिला में डिफरेंस की जो बात होती है, क्या वो हमारे अंदर समाहित है? ऐसा हम उत्तर नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, बिल्कुल गलत बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, मतलब लैंगिकता का अंतर से आपको ज्ञान आता है कि आप विभेद कीजिए निर्धारण करने में। चौथा ऑप्शन है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। इस प्रश्न के हिसाब से प्रश्न है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। बिल्कुल सही बात, अगर समाज करता है तो सामाजिक अवतरण होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ये तीनों ऑप्शन गलत। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन बोरिंग लग रहा होगा, बट इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और इसका उत्तर आपके सामने है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। अब परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में आप ग्रेडिंग का यूज कर सकते हैं, कोडिंग का यूज कर सकते हैं, अंकन का यूज कर सकते हैं, क्रेडिट का यूज कर सकते हैं। आप खुद सोचिए क्या ये ऑप्शन सही है। परीक्षा के उत्तर पत्र के मूल्यांकन की प्रक्रिया में आप इन सारी चीज़ों का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत। कक्षा में बच्चे की स्थिति की निरूपण विधि, गलत बात।
स्थिति का कोई निरूपण करने के लिए आप ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय तो देंगे नहीं। क्रेडिट संचय का मतलब है गेस मार्क। बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो आलेख पत्र या रिपोर्ट कार्ड जिसको कहते हैं, में अकादमिक प्रगति या एकेडमिक प्रोग्रेस को दर्शाने के लिए हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रगति को दर्शाने के लिए हम लोग ग्रेडिंग करते ही हैं। बट अभी हम चौथा ऑप्शन हम लोगों का बचा है। चौथा ऑप्शन क्या है? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के लिए। अब देखिए, अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला या बच्चा। अधिगमकर्ता का मतलब सभी हो गया, जो भी सीखना चाह रहा है वो अधिगमकर्ता है या जो सीख रहा है। की उपलब्धि का आकलन जो होता है उसके कैलकुलेशन की जो विधि है उसमें ग्रेडिंग का भी यूज होगा, कोडिंग का भी यूज होगा, अंकन का भी यूज होगा और क्रेडिट संचय प्रणाली का भी आप यूज कर सकते हैं। इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अधिगमकर्ता कोई है, उसकी उपलब्धि का आकलन शिक्षकों को क्या सहायता करता है? आप ऐसे ही समझिए, कोई बच्चा है आपकी क्लास में, उसकी उपलब्धि का आकलन आप करते हैं, तो वो आप मान लीजिए टीचर हैं, तो वो आपको किस प्रकार से लाभदायक होगा? ऑप्शन पे बात करते हैं। ऑप्शन है पहला, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं है, सिंपल बात, गलत। ऐसे ही आप विश्लेषण कीजिए, अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, आप शिक्षक हैं तो आपसे क्या मतलब है उसके रिकॉर्ड से? प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में आपको कोई फायदा तो है नहीं, कोई सहायता तो आपको मिल नहीं रही है। शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, ये विचारणीय बिंदु है, ये विचारणीय बिंदु है। प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में आप अगर अधिगमकर्ता की उपलब्धि को जानेंगे तो ये आपके लिए सहायक होगा कि आपने किस विधि का प्रयोग किया जिससे उसकी ये उपलब्धि आई, या कौन सी ऐसी विधि का प्रयोग किया जाए जिससे उसकी उपलब्धि में प्रोग्रेस हो। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, ये बिल्कुल गलत बात है। क्षमता समूह बनाना अलाउ नहीं है। शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप करेंगे, उसमें आप उसकी उपलब्धि, अधिगमकर्ता की उपलब्धि आपके लिए उसमें कोई सहायता नहीं करेगी। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन क्या दिख रहा है? शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षक की सहायता करेगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में सीटेट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक से प्रश्न है, समावेशी शिक्षा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जिन्होंने अब तक पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लीजिए। जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है, अभी भी बहुत सा टाइम है, समावेशी शिक्षा आप बाकायदे पढ़ डालिए। क्वेश्चन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा का एक लाइन में आप लोग अभी मतलब जान लीजिए। समावेशी का अर्थ ही होता है जिसमें समान रूप से सभी का परिवेश हो। परिवेश का मतलब जिसमें सभी लोग समान रूप से, जिनको अधिकार दिया गया हो। ऑप्शन आपको तुरंत दिख रहा है सामने। ऑप्शन क्या सही होगा? समता एवं समान अवसर। हमने क्या कहा? सभी को समान मिले अवसर, वही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर की बात कर रही है। वर्तमान में समावेशी शिक्षा का ही प्रचलन है, इसलिए सही ऑप्शन क्या है? समता एवं समान अवसर। बात करें अगले प्रश्न की, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। अब यहाँ पे आप लोग मान लीजिए आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, टॉपिक समझिएगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इस प्रश्न को, आप लोगों को उत्तर नहीं पता है। आप लोग यहाँ पे कॉमन सेंस यूज कीजिए। दिव्यांगजन का यूज कब किया जाने लगा? अभी हाल ही में 2016 से शायद। इसके पहले तो विकलांगजन यूज किया जाता था। तो अगर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम होगा तो ऑप्शन सबसे लेटेस्ट वाला सही होगा, और हमको ऑप्शन में दिख रहा है कि 2016 ऑप्शन में है, तो हम क्या टिक करेंगे? 2016, और यही ऑप्शन सही भी है। आपके कॉमन सेंस की वजह से भी अगर ये ऑप्शन सही हुआ तो भी ऑप्शन सही है, और सही भी यही ऑप्शन है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ? 2016 में। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग।
थोड़ा सा जूम इन करते हैं। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए। व्यक्तिगत विविधता जिन बच्चों में हो, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे विद्यालय होने चाहिए, जहां शिक्षक, अब शिक्षक की बात हो रही है, आप शिक्षक ही बनने वाले हैं। बात करते हैं ऑप्शन की। व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं, अब जहां वर्गीकृत आया, व्यक्तिगत विविधता के आधार पर कक्षा का वर्गीकरण नहीं होगा, समावेशी शिक्षा कहती है। ऑप्शन गलत। बात करते हैं ऑप्शन 2 की। विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि क्या कह रहा है, विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। ये ऑप्शन हद तक सही है। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। एक हद तक ये भी ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। एक ऑप्शन ये भी एक हद तक सही है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, जिसमें से लगभग तीनों ऑप्शन सही हैं। अब हम बात करेंगे तीनों में सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं सही होने के। तो सबसे ज़्यादा चांसेस की अगर बात करें तो समरूप अधिगमकर्ता और विशिष्ट व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की, ये दोनों बातें ऑप्शन नंबर 2 में की गई हैं। तो हमारा उत्तर क्या सही होगा? विविध अधिगम आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो ऐसा शिक्षक ही क्या कर सकता है, व्यक्तिगत विविधता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम माना जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। ये अधिनियम आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट अधिनियम है। 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। सिंपल बात समझिए, ये जो अधिनियम है निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि दिव्यांग बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस एज तक दिया गया है। तो इनको जो अधिकार दिया गया है वो 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के लिए दिया गया है। सिंपल बात समझिए, दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक की गई है। बात करें अगले प्रश्न की, तो विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का डैश तात्पर्य से है। क्वेश्चन समझिएगा, विविध अधिगमकर्ता के लिए, कोई अधिगम करता है, विविध है, सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार। ठीक है, शिक्षा में नैतिक विचार होने चाहिए। शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। एक हद तक हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत हो सकता है, क्योंकि शिक्षण व्यावसायिकता की बात हो रही है। शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। ठीक है, मानव है, मानव के लिए ही शिक्षा बनी है, तो शिक्षण का जो सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण होगा उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अब देखिए बात हो रही है अधिगमकर्ता की, ऑप्शन में आपको अधिगम दिख रहा है, सार्वभौमिक दिख रहा है आपको दोनों ऑप्शन में। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा का नैतिक विचार, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण। लेकिन अगर अधिगम की सार्वभौमिक संरचना की बात की जाएगी तो जब लर्निंग के यूनिवर्सल स्ट्रक्चर की बात की जाएगी तो उसमें तो आपका समावेशी शिक्षा भी आ जाएगा, शिक्षण भी आ जाएगा, मानववादी दृष्टिकोण भी आ जाएगा, इवन सारी चीज़ें अधिगम से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाएंगी। इसलिए हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। अब यहाँ बात समझिएगा, स्वजागरूकता की बात हो रही है, मतलब आप स्वयं से जागरूक हों, और संज्ञानात्मक क्षमताओं का आप पर नियंत्रण हो, जैसे योजना बनाना, जैसे आप योजना बना रहे हों स्वजागरूक होके, आप अपनी ही चीज़ों की समीक्षा कर रहे हों, अपनी ही चीज़ों की समीक्षा करके संशोधन उसमें कर रहे हों जहां आपको गलतियां दिख रही हों,
ये सब सारी चीज़ें किस में निहित हैं? केंद्रीकरण, गलत बात। केंद्रीकरण में कैसे निहित होंगी? केंद्रीकरण का मतलब है एक सेंटर, उसकी तरफ आपका सारा ध्यान। ऐसा तो है नहीं। आप जब समीक्षा करेंगे तो ऐसा तो करेंगे नहीं। बात करें संज्ञान की, तो संज्ञान का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपकी जानकारी में आए। तो जानकारी में आना एक पार्ट हो गया। समायोजन की बिल्कुल बात नहीं होगी, आप समायोजन नहीं करेंगे क्योंकि आप स्वजागरूक हैं। संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण है आप पर। हमारा सही उत्तर क्या होगा? संज्ञान बोध। जानकारी है और उस जानकारी की विस्तृत चीजें आप जानना चाह रहे हैं, इसलिए संज्ञान बोध में ही योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना अंतर्निहित है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको रख सकते हैं। आपने सूचना प्राप्त की या बच्चे ने सूचना प्राप्त की, कोई सूचना उसको मिल गई, उसकी व्याख्या वह अपने अनुभवों के आधार पर सोच रहा है करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाएगा? अब यहाँ पर आप कह सकते हैं अमूर्त। देखिए, हम सबसे पहले जो ऑप्शन नहीं हो सकता है उसको काटते हैं। अमूर्त सोच, गलत बात। अमूर्त सोच का मतलब है आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, कोई सूचना नहीं है, फिर भी आप थिंकिंग कर रहे हैं। प्रतिक्रियावादी सोच, अब प्रतिक्रियावादी सोच की बात की जाए तो इसमें प्रतिक्रिया जैसा कुछ है नहीं। प्रतिक्रियावादी का सोच मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने प्रतिक्रिया दी, गलत बात। क्वेश्चन के हिसाब से उत्तर गलत। सृजनात्मक सोच एक हद तक सही हो सकता है, बट हमको ऑप्शन में दिख रहा है मूर्त सोच। मूर्त सोच में क्या होता है? आप जो सामने देखते हैं या आपको कोई जानकारी मिलती है, आप उसको देख के कुछ सोचते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मूर्त सोच। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर। अब अधिगमकर्ता आप एकदम कंफर्म समझिए कि बच्चे की बात हो रही है। इवन अधिगमकर्ता हो कोई भी सकता है, हम भी हैं, आप भी हैं, सब अधिगमकर्ता हैं, बट यहाँ क्वेश्चन में अधिगमकर्ता का मतलब बच्चा को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को, आ गया शिक्षण, पढ़ाने की विधि मतलब शिक्षण को क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। तो त्रुटिहीन अनुदेशन तो हो नहीं सकता, सटीक शिक्षण हो सकता है, चयनित अनुदेशन हो सकता है, विभेदी अनुदेशन हो सकता है। नहीं, इवन चयनित अनुदेशन क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कठिनाई के विभिन्न स्तरों का आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। और सटीक शिक्षण क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर कठिनाई का स्तर रखना है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या सही होगा? विभेदी अनुदेशन। विभेद कर रहे हैं आप, डिफरेंस करके आप पढ़ाने की विधि निकाल रहे हैं चीज़ों को। भाई बच्चा है, अलग अलग बच्चों की अलग अलग व्यक्तिगत क्षमता होगी, उसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति की अलग कठिनाई का स्तर होगा, तो उसमें आप डिफरेंस ही शिक्षण निकालेंगे ना, तो उसमें इस पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? मतलब ऐसा कौन सा चरण है अधिगम का जिसके पहले प्रतिपालन होता है? प्रतिपालन की इंग्लिश क्या होती है आप लोग देख लीजिए, आसानी होगी। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के पहले क्या किया जाता है? जनरलाइजेशन। मेंटेनेंस किसके पहले होता है? जनरलाइजेशन के पहले। भाई आप कोई चीज़ मेंटेनेंस करेंगे फिर आप जनरल में आएंगे। जनरल का ये रिलेट मत कीजिएगा यहाँ पर, ये जो जनरल का बवाल चलता है आरक्षण वाला। सामान्यीकरण का मतलब है जनरलाइजेशन, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जनरलाइजेशन। आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रतिपालन के बाद क्या आता है? सामान्यीकरण। बात करें अगले प्रश्न की, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव, जनजोग एक मनोवैज्ञानिक हैं। सीटेट में एक दो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जिसकी जानकारी आप लोगों को नहीं होती है या हम लोगों को नहीं होती है जो कि पेपर दे रहे होते हैं। तो जनजोग महोदय एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका ये मानना था कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। संज्ञान और भाव क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ये जनजोग महोदय का अपना मानना था।
बात करें अगले प्रश्न की, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है कोई शिक्षक, तो वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अच्छा क्वेश्चन है शिक्षण का। अनुकरण। अनुकरण में क्या होता है, आप कुछ देख रहे हैं फिर सीख रहे हैं, तो ये इसलिए कोई ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चा पहले से सीख चुका है, सिर्फ उसको क्या करना है, सुधार करना है। बच्चा पहले से सीख चुका है और उसको सुधार करना है। अनुकरण इसलिए गलत। अवलोकन एक हद तक सही हो सकता है क्योंकि अवलोकन का मतलब होता है आप चीज़ों को देख रहे हैं और उसके बाद वैसा कर रहे हैं, तो अवलोकन एक हद तक सही हो सकता है। संशोधन गलत बात, संशोधन कैसे होगा? संशोधन विधि कोई विधि हमारे समझ में तो नहीं आती है। प्रतिरूपण की अगर बात की जाए तो प्रतिरूपण की इंग्लिश होती है, क्या होती है प्रतिरूपण की इंग्लिश? मॉडलिंग। यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों सही माना सीटेट ने, इस पे थोड़ा विचार करते हैं। प्रतिरूपण का मतलब होता है आप कुछ जानते हैं, आप देख रहे हैं। मान लीजिए आप कुछ बनाना जानते हैं पर आप देख रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है कि नहीं आप इस तरह से नहीं, अगर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके इस तरह से बनाते तो आप बेहतर रिजल्ट पाते, तो आप क्या करेंगे, वैसे ही बनाएंगे, उसी का प्रतिरूप लेंगे। इसीलिए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, प्रतिरूपण। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, प्रतिरूपण। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे, अच्छा प्रश्न है। मैत्र और चेनिस के अनुसार, ये भी मनोवैज्ञानिक थे, निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण अभी हमने चर्चा की, छोटे छोटे पार्टों में बांट देना, बांट के उस पर अध्ययन करना। निर्णय लेने वाले बच्चों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। फिर विकल्पों की सूची बनाते हैं और उसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार क्या प्रस्तुत करता है उस बच्चे का जो ऐसे ऐसे करते हैं। इनके बारे में मैत्र और जेनिस ने क्या कहा है, निरंकुश हो नहीं सकता, निगेटिव वर्ड, निवर्तमान नहीं हो सकता, चौकस, चौकस का मतलब होता है चौकन्ना रहना, तो इसमें चौकन्ना रहने का कोई तात्पर्य दिख नहीं रहा है, बच क्या रहा है, सतर्क रहना। फायदा और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर जो विचार करेगा वो क्या होगा, सतर्क ही होगा ना, सिंपल सी बात है, सतर्क सही उत्तर है। बात करें अगले प्रश्न की, एक समस्या सुधारक बच्चा, कोई बच्चा है जो समस्या सुधारता है या समस्या सुधारने में उसकी रुचि है, इसीलिए उसे समस्या सुधारक बच्चा कहा जाता है। डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। इसमें पूछ रहा है किस विचार पर, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक समस्या सुधारक बच्चा है, किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सिंपल सी बात है, वो सौंदर्य बोध के आधार पर ही करेगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, ये प्रश्न मैक्सिमम लोग गलत करेंगे, इसमें ड्रिल और अभ्यास वो ट्रिक करेंगे, चूंकि उन्हें अभ्यास दिखेगा तो उन्हें लगेगा कि अभ्यास में बच्चे स्वयं रुचि लेंगे, बट ड्रिल किसी की गाइडलाइन में ही होता है। और यहाँ पर क्या बात हो रही है, किसी कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, तो वो जब उपभोक्ता प्रकार का कार्य होगा तो इसमें बच्चे स्वयं आनंद लेंगे। निर्माणात्मक प्रकार के कार्य में बच्चे स्वयं आनंद नहीं लेंगे, समस्यात्मक प्रकार के कार्य में बच्चे स्वयं आनंद नहीं लेंगे, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, उपभोक्ता प्रकार का कार्य। बात करें अगले प्रश्न की, और आज का अंतिम प्रश्न भी है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। बात हो रही है कि शिक्षण अधिगम की कौन सी ऐसी प्रविधि है जिसमें अधिगम संवर्धन, अधिगम को बढ़ाने के लिए दृश्य, श्रव्य, स्पर्श के बाद कौन सी संवेदना आती है, तो उसके बाद कौन सी संवेदना आएगी, उसके बाद संवेदना आएगी गति बोधक संवेदना। दृश्य सभी आप लोग जानते हैं, जो दिखाई दे, श्रव्य जो सुनाई दे, स्पर्श जिसको आप प्रत्यक्ष महसूस कर सकें छू के,
प्रत्यक्षीकरण इसीलिए नहीं सही हुआ इसमें। इसके बाद और कौन सा आएगा? गतिबोधक संवेदना का एक साथ प्रयोग किया जाता है अधिगम को संवर्धित करने के लिए। पॉइंट ध्यान रखिएगा, दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदना का एक साथ प्रयोग किया जाता है अधिगम संवर्धन के लिए, और यह शिक्षण अधिगम की एक प्रविधि है। शिक्षण विधि नहीं, प्रविधि है। इन टॉपिक्स की वीडियो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग टीईटी या सीटेट कंबाइंड स्टडी प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे, वहाँ पर आपको टेट सीटेट कंबाइंड स्टडी पर उपलब्ध होगी इस प्रैक्टिस सेट के सारे वीडियो, और इवन सीटेट के महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसका फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो आपको इसमें मिलेगा। आप उन्हें देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दिया जाएगा। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और हाँ, आप लोगों को अगर लग रहा है कि वाकई में ज़रूरत है, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की ही लेकर चल रहे हैं। हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग उससे हेल्प लीजिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि प्रैक्टिस सेट की भी ज़रूरत है तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अभी हम लोग जब तक प्रीवियस ईयर कंप्लीट करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर, तब तक आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहें। अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई सही चीज़ है तो हम लोग प्रैक्टिस सेट पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू।